जय हिंद दोस्तों, ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एडुटेरिया एनसीईआरटी की क्लास 6 to 12 एमसीक्यू ऑल आउट जो कि एडुटेरिया द्वारा निकाला गया है उसे चला रहे थे। उसमें हम लोग अभी प्रीवियस में वीडियो लाए थे जिसमें हिस्ट्री करा रहे थे और हिस्ट्री के क्लास 6 क्लास 7 को ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके थे और क्लास 8 की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कल कुछ लोगों के द्वारा रिकमेंड किया गया कि हाल ही के एग्ज़ाम जिसमें कि अभी बिहार पुलिस मदनी से चल रहा है और रेलवे की भी रिजल्ट आई है, उसमें टेक्नीशियन की मेंस और एएलपी का फॉर्म डाला जा रहा है। इसका भी जो है सो एग्ज़ाम होने जा रहा है और हमारी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। इसी को देखते हुए और एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको देखते हुए सभी लोगों के द्वारा बोला गया कि 9th और 10th का साइंस एनसीईआरटी से साइंस करवा दीजिए। तो इसी के द्वारा हम लोग आज से एक नया सब्जेक्ट जो कि साइंस है, जिसमें हम लोग 6, 7 और 8 को अभी छोड़ के और डायरेक्ट 9th और 10th 11, 12 करवा देते हैं। उसके बाद फिर जो है 6 और 7 8 को देखा जाएगा। इसी के तहत इसमें देखा गया है कि साइंस में कुल मिला के 9th और 10th जो कि हाल ही में बिहार पुलिस मदनी सेठ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, तो हम लोग पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अभी की हाल ही में जो ट्रेंड है उसके अनुसार अब वन लाइनर और वाइल्ड लाइन ख़त्म हो चुका है। अब सब जो है सो एनसीईआरटी की डेप्थ में जाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि करीब 100 जिसमें क्लास 9th में 125 क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड रूप में, तो हम लोग आज से उसे स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के चैप्टर कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे आसपास के पदार्थ 2 नंबर चैप्टर हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके बाद 3 नंबर चैप्टर है परमाणु और अणु, 4 नंबर चैप्टर है परमाणु की संरचना, 5 नंबर चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, 6 नंबर चैप्टर है उत्तक, 7 नंबर चैप्टर है गति, 8 नंबर चैप्टर है पल एवं गति की नियम, 9 नंबर चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, 10 नंबर चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा, 11 नंबर चैप्टर है ध्वनि और 12 नंबर चैप्टर है खाद्य संसाधन में सुधार। तो हम लोग आप अभी स्टार्ट करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से, जो कि 1 नंबर चैप्टर से हमारे आसपास के पदार्थ से स्टार्ट होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठोस की आयतन निश्चित एवं संपीड्य नग्न होता है। तो ये सही ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है कि रबर एवं स्पंज ठोस का उदाहरण है, तो ये भी सही है। रबर या स्पंज इसको कि हम दबाते हैं फिर वही अपना साम्य अवस्था में आ जाता है, इसी कारण। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामान्य बल लगाने पर ठोस का आकार बदल जाता है। तो ये गलत है, ठोस का आकार कभी नहीं बदलता है, वह जिस आकार में रहता है बस उसी आकार में रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे। तो गैस को दाब बढ़ा के और ताप घटा के द्रव में बदली जा सकती है। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारे घर में यूज होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है सो उसे संपीड़ित करके एक छोटा सा सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को भरा जाता है, नहीं तो वो आयतन बहुत छेकती है। इसके कारण क्या होगा कि इतना बड़ा सिलेंडर में थोड़ा सा ही गैस आ पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, उसे सम्मिलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गलत, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का
आंसर हो गलत ऑप्शन हो जाएगा निक्षेपण, जो कि द्रव से गैस में होता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन क्या क्या है इस प्रकार से देखिएगा। एक में है वाष्पन, जो कि द्रव से गैस में परिणत होता है, तो ये सही है। उसके बाद है उद्पातन, जो ठोस से गैस में परिणत होता है, तो ये भी सही है। और संचालन, जो संगलन, जो कि ठोस से द्रव में ठोस से द्रव में परिणत होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेंगे, वाष्पीकरण का उदाहरण हो जाएगा। जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो वह द्रव अवस्था से एक बार गैस या वेपर बन के उड़ जाता है, या हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण के कारण उड़ जाता है। और इसका एक दो एग्जाम्पल इस प्रकार से भी है, जब वृक्ष पे बहुत सारे जल जो कि वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उत्पातन के रूप में हम लोग देखेंगे कि जब हम कर्पूर को जलाते हैं तो वह एकाएक गायब हो जाता है, जो कि ठोस से एकाएक गैस अवस्था में चला जाता है। और संगलन, जो कि हम लोग जानते हैं कि बर्फ़ को एक जगह कहीं रख देंगे तो धीरे धीरे वो पिघल के गल जाएगा। इसी को पिघलने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो संगलन कहते हैं। उसके बाद इसमें हो जाएगा जमना, एक और प्रक्रिया है संगलन का ठीक विपरीत हो जाएगा जमना, जो कि द्रव अवस्था से एकाएक ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे कि हम लोग अभी फ्रीजर में जल को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वह जम जाता है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ठोस से एकाएक गैस में परिवर्तन हो जाना। और निक्षेपण क्या होता है कि गैस से एकाएक ठोस में परिवर्तन हो जाना। उसके बाद द्रव से गैसीय अवस्था में जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, और गैस से द्रव की अवस्था में आता है ये संघनन के द्वारा द्रव से एकाएक गैस से द्रव की अवस्था में आ जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा विसरण की सही परिभाषा है। तो इसका सही परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि दो भिन्न पदार्थ स्वतः मिलने पर विसरण कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है, गैस का दबाव किसके कारण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि इकाई क्षेत्रफल पर गैस कणों द्वारा लगे बल के कारण। इसका आंसर एक बार और सुन लीजिएगा, इकाई क्षेत्रफल पर गैस कणों द्वारा लगे बल के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठोस के साथ गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस का सीधे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो इस प्रकार है, बारिश के दिनों में कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता अधिक होने के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है, उस पर विचार करें। तो इसका जो है सो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन 2 है, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ये सही है। वायु की गति जब हवा तेज चलने लगेगा तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बिल्कुल गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या कह रहा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी भी ठोस के द्रव में परिवर्तन होने के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है, संगलन को
गुप्त ऊष्मा में तापमान परिवर्तन आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। उसके बाद 3 नंबर में है 1 ग्राम ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा संकलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, तो ये सही है। उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 11 की ओर। 11 में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है, वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन कहलाता है, ये गलत है। और सही कौन कौन सा है वो बतलाते हैं। विलयन क्या हो जाएगा, चीनी एवं जल, और विलय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और 2 नंबर में है आयोडीन एवं अल्कोहल में विलय क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में है बातयुक्त पेय जैसे कोक, जो भी बेवरेज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो इसमें विलय क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, चीनी और जल के विलय एक तरल घोल जैसे ठोस का उदाहरण है, जैसे चीनी विलय तथा पृथक जल का विलायक है। उसके बाद आयोडीन और अल्कोहल के विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, आयोडीन विलय है तथा अल्कोहल विलायक है। उसके बाद प्रयुक्त पेयजल सोडा, जल, कोक आदि तरल विलय गैस के रूप में है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में और जल विलायक के रूप में होता है। वायु गैस में मुख्यतः 2 घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन की वायु में विलायक कहा जाता है, नाइट्रोजन को वायु में विलायक कहा जाता है तथा वायु में दूसरे गैस कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो इस प्रकार है, निम्न कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। इसमें अभिकथन पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और आर कह रहा है कथन पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है, तो सही है। और इसका कारण कह रहा है मिश्र धातुओं में विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो गलत है। देखिए मिश्र धातु हमेशा धातुओं में समांगी मिश्रण होंगे तब न बन पाएगा, नहीं तो अगर हम पीतल के साथ बालू मिला देंगे जो विषमांगी है तो कैसे कोई स्ट्रक्चर ले पाएगा, इसीलिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या कह रहा है, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। निलंबन अस्थाई होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। निलंबन हमेशा अस्थाई होती है, वो अस्थाई नहीं होती है। यह एक विषमांगी मिश्रण है जी, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। और उसके बाद बी में है निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देती है, तो यह सही ऑप्शन है। निलंबन की कण जो है प्रकाश की किरण को स्कैटर्ड कर देती है, फैला देती है। और ऑप्शन नंबर डी है सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाती है, तो जी देखते होंगे कि जब हम कोई नदी में नहाने या जाते हैं तो अंदर देखने पर कीचड़ के जैसा लगता है, जब वो नीचे बैठ जाता है तो नदी की पानी साफ हो जाती है। उसके बाद 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से सुमलिखित कीजिए, एक दूसरे से मिलान कराना है। तो इसमें इस प्रकार से है, 14 के ए में हो जाएगा फोम का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो फोम का उदाहरण स्पंज हो जाएगा। और एरोसोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो एरोसोल का उदाहरण कुहेसा हो जाएगा। उसके बाद जेली का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जेली का उदाहरण पनीर हो जाएगा। और इमल्सन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इमल्सन का उदाहरण दूध हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से कुछ इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बताइएगा कि द्रव और गैस मिलाने से क्या बनता है, तो एरोसोल बनता है। एरोसोल का उदाहरण क्या क्या है कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हम बाद में बताएंगे। उसके बाद ठोस गैस को मिलाने से क्या बनता है, तो ये भी एरोसोल ही बनता है। इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, धुआं ठोस का गैस से मिलने से धुआं, स्वचालित वाहनों का निथाड़। उसके बाद गैस और द्रव मिलाने से क्या बनता है, गैस जब द्रव में मिलेगा तो वो फोम का रूप लेगा, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो दाढ़ी बनाने वाले
क्रीम के रूप में। उसके बाद बताइएगा द्रव को द्रव में मिलाने से क्या बनता है, द्रव और द्रव को मिलाने से जो है सो दूध, फोम क्रीम, फेस क्रीम बनता है। उसके बाद ठोस को द्रव में मिलाने से क्या बनता है, तो सोल बनता है। इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ हो जाएगी। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट चलते हैं, गैस को ठोस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये फोम बनेगा, जो फोम रबर, स्पंज, प्यूमिस होता है। उसके बाद द्रव को ठोस में मिलाने पर क्या बनता है, तो जेली बनता है। जेली के रूप में किसका किसका उपयोग करते हैं, आप लोग यूज भी करते हैं रेगुलर, बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, जेली के रूप में हम जेली जैसे हम लोग खाते हैं। उसके बाद जो है सो क्रीम हो जाएगा, मक्खन और पनीर हो जाएगा। उसके बाद ठोस में, ठोस का हो जाएगा उदाहरण रंगीन पत्थर और दूधिया कांच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट चल के क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि मोमबत्ती के जलने से की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण हो जाएगा, क्योंकि भौतिक गुण वैसी गुण है जो कि यूजेबल है। जैसे कि हम बताते हैं भौतिक गुण का उदाहरण, जैसे हम लोग पानी को बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ से फिर क्या हो जाता है, पिघल जाने के बाद फिर पानी के रूप में आ जाता है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं वो भौतिक हो जाएगा, और जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं वो रासायनिक हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम दूध को एक बार जमा देते हैं तो वह दही बन जाता है, तो फिर वो दूध के रूप में नहीं आ पाएगा। जैसे कि हम कागज़ को अगर जला देंगे, एक बार कागज़ जल जाने के बाद फिर से वो कागज़ के रूप में नहीं आएगा, और जिसको हम बार बार यूज कर लेंगे उसे भौतिक गुण कहते हैं। मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने से क्रिया रासायनिक हो जाती है, लेकिन उससे वैक्स जो मोम जो होता है वो फिर से वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, तो इसको फिर से हम यूज कर लेते हैं। वो वैक्स को इकट्ठा करके फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। इसी को रीयूजेबल होने के कारण इसको हम भौतिक गुण भी पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, अभी तक ज्ञात तत्वों में विषम निम्नलिखित में से विचार करें तो अधिकतर तत्व द्रव हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, अधिकतर तत्व द्रव नहीं है। पारा एवं फ्लोरीन कमरे के ताप पे द्रव हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। पारा और फ्लोरीन कभी भी कमरे के ताप पे द्रवित अवस्था में नहीं रहते हैं। द्रवित अभी जो है इसमें पारा और ब्रोमीन होते हैं, फ्लोरीन नहीं, ब्रोमीन। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, 11 तत्व कमरे के ताप पे गैसीय अवस्था में होते हैं। तो बिल्कुल सही है, 11 तत्व ऐसे हैं जो कि हमेशा गैसीय अवस्था में होते हैं। इसमें हम लोग को अभी तक ज्ञात है 118 टोटल तत्व है, जिसमें कि करीब 92 तत्व ऐसे हैं जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है, और जो बचा हुआ 18 और 8 कुल 26 ऐसे तत्व हैं जो कि मानव निर्मित है। उसमें कि 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे की ताप पे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और 2 ऐसे तत्व हैं जो कि हमेशा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन कौन सा है, तो पारा और ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद इसका सबसे पहले तत्व का खोज किसने किया था और नामकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयलर द्वारा, नामक वैज्ञानिक द्वारा 1661 में तत्व शब्द दिया गया था। और फ्रांस का वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर के द्वारा 1743 से 94 के बीच इस तत्व का परिभाषा दिया गया था और वर्गीकरण किया गया। उसके बाद बताइएगा, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाए, जैसे जल में चीनी का घुलना, जल में नमक का घुलना, जल में टिंचर या आयोडीन का घुलना, ये सब समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। और हम विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कुछ इस प्रकार है, बालू में नमक का मिलना, बालू या रेत में हम अगर चीनी मिलाते हैं तो चीनी गल जाएगा लेकिन रेत नहीं गलेगा, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, मतलब समांगी मिश्रण का उदाहरण जल में नमक का मिलना हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि विलयन वह घटक है जो दूसरे घटक के विलयन से मिलता है और विलय बनाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विलयन वह घटक है जो विलायक के घुलने से घुला होता है और विलय बनाता है। तो ये 2 नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। 19 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन का गुण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो हाँ, बिल्कुल है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ये अस्थाई होती हैं। तो बिल्कुल अस्थाई होते हैं। और विलयन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि विलयन का कण प्रकाश की किरण को फैलाता है। तो नहीं, विलयन का कण कभी भी प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ इसका गुण देख लेते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसका विलयन का कण का व्यास जो है सो 1 नैनोमीटर लगभग 10⁻⁻9 मीटर होता है, जो छोटे होते हैं और आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि एक दूसरे से मिलान करने वाला है। निश्चित ताप पे विलयन जब विलय न घुले, निश्चित ताप पर विलयन में जब विलय न घुले तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। और विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। और विलायक से घुले विलय पदार्थ का मात्रा क्या कहलाता है, विलयन का सांद्रता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल इफेक्ट या टिंडल की घटना को प्रदर्शित करता है। तो कोलाइडी विलयन हमेशा टिंडल की प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इस प्रकार है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा गैस का द्रव में परिवर्तन होना, तो गैस का द्रव में मिलना। तो इसका ऊपर हम करवा चुके हैं, लेकिन और कोलाइडी विलयन का उदाहरण देख लीजिए। इसमें द्रव अभी ऊपर बताए हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। द्रव में गैस का मिलना क्या कहलाता है। तो एरोसोल कहलाता है, जिसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, कोहरा, बादल, कुहासा। उसके बाद ठोस में गैस का मिलना क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, धुआं, स्वचालित वाहन का नीथर। उसके बाद गैस का द्रव में परिणत होने से क्या कहते हैं, फोम कहते हैं, जिसे शेविंग क्रीम में उपयोग किया जाता है। और ऐसे ऊपर हम उपयुक्त सभी जो है सो करवा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव्यतावस्था में पाए जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम हो जाएंगे। गैलियम जिसका कि गलनांक लगभग 303 केल्विन होता है, और सीजियम जिसका कि गलनांक लगभग 301.7 केल्विन होता है, जो कि 301.7 केल्विन पर पिघल जाता है। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग, गैलियम का उपयोग हम लोग थर्मामीटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार है कि एंटोनी लेवोजियर ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का खोज किया था 1661 में। बिल्कुल गलत है। एंटोनी लेवोजियर ने तत्व शब्द का खोज नहीं किया था। तत्व शब्द का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट वायलर के द्वारा। रॉबर्ट वायलर ने 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, रॉबर्ट वायलर ने तत्व की वैज्ञानिक नाम, परिभाषा और उपयोग के आधारित प्रतिपादन किया था। तो बिल्कुल गलत है। इसका तत्व के वैज्ञानिक नाम, परिभाषा एवं उसका उपयोग किसने दिया था, तो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 3 है, रॉबर्ट वायलर के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अधिक तरल पदार्थ से विभाजित किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है। ये लेवोजियर के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणु है।
बहुपरमाणुविक मतलब हो गया एक में, एक कार्बन में एक से ज़्यादा परमाणु पाया जाता है, बहुत सारा परमाणु पाया जाता है। एग्जाम्पल में कि इसका कौन सा हो जाएगा, तो सल्फर। अब कुछ इस प्रकार से तत्व हैं और उसका नाम है, और तत्वों का प्रकार है, नाम है और परमाणुविकता है। तो उसमें अधातु सबसे पहले ले लेते हैं। आर्गन, आर्गन, हीलियम, इसमें एक एक परमाणु पाए जाते हैं। आर्गन और हीलियम में कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो एक एक परमाणु पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कितने, और क्लोरीन में कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो दो दो पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन में कितने परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, तो दो परमाणु पाए जाते हैं। उसके बाद फास्फोरस में 4 परमाणु पाए जाते हैं। उसके बाद सल्फर में कितने पाए जाते हैं, तो बहुपरमाणुविक पाए जाते हैं। उसके बाद धातु के रूप में चलेंगे तो सोडियम में 1 परमाणुविक पाए जाते हैं, और आयरन में 1 परमाणुविक पाए जाते हैं। सोडियम और आयरन में एक एक परमाणुविक पाए जाते हैं। एल्युमिनियम में 1 परमाणुविक पाए जाते हैं, और कॉपर में एक एक परमाणुविक पाए जाते हैं। तो इसमें धातु में हो जाएगा सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, सब में एक एक परमाणुविक पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 26 नंबर, जो प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार कीजिए। तो उसमें जो है सो ऑप्शन नंबर 1, कनाद के अनुसार पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण विभाजित हो सकते हैं और पुनर्विभाजन किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। कनाद ने कहा था कि भारत की दार्शनिक और महर्षि कनाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और अंत में एक ऐसी सीमा प्राप्त होगी जब कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात सूक्ष्म कण अभाज्य रहेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 है, कपूत कात्यायन ने कहा था सूक्ष्म कण सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और स्वतंत्र पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, विभिन्न पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। कपूत कात्यायन ने यह मत कि विस्तृत रूप से समझाया था और कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और द्रव्यों की भिन्न भिन्न रूपों में को प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, जो कि इस प्रकार है, रासायनिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों की उत्पादों के द्रव्यमान की योग सदैव परिवर्तित होता रहता है, इसमें द्रव्यमान संरक्षक का नियम कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित होता है और इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व भिन्न द्रव्यमान अनुपात में पाए जाते हैं, वह निश्चित अनुपात की नियम कहलाता है, तो ये भी गलत है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इस निश्चित अनुपात की नियम कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया कुल द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लैवोजियर के द्वारा दिया गया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश की जाती है। सरल शब्दों में अभिक्रिया के पहले अभिकारक के बाद उत्पाद कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और 2 नंबर है, लैवोजियर ने निश्चय अनुपात की नियम के अनुसार किस शुद्ध रासायनिक यौगिक के तत्व सदैव निश्चित भार अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जोसेफ प्राउट्स ने किसी भी रासायनिक यौगिक के तत्व हमेशा
द्रव्यमान की एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस यौगिक की किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उदाहरण के लिए चाहे कुएं का जल हो या लैब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा द्रव्यमान के अनुपात में हो, वह हमेशा 1:8 में ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का नाम प्रतीक एवं मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो IUPAC है। इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है जो कि नाम प्रकृति और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 जो इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? प्रोटॉन का खोज करता हो जाएंगे आपको जे चैडविक हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की खोज करता कौन हो जाएंगे? तो ई गोल्डस्टीन हो जाएंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या करना? उसके बाद अणु का कोष के और L भरा हो तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। जिसमें एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोष में 2 गुने 1 होता है, दूसरे कोष में L में 2 गुने 2 होता है, और तीसरे कोष में M में 2 गुने 3 होता है, और चौथे कोष में 2 गुने 4 होता है। बाद क्वेश्चन नंबर 32 परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक इसका इस प्रकार से परिभाषा है, एक ही तत्व के परमाणु किसी भी परमाणु संख्या के समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रैटियम। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या कर रहा है? यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाए? समस्थानिक और उसका अनुपयोग है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सभी सही है। इसका यूरेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो परमाणु को भट्ठी के ईंधन के रूप में। उसके बाद कोबाल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार के रूप में। और आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो घेघा रोग के इलाज के रूप में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 34 जो कि इस प्रकार है कि कैनाल रे हमेशा कैसा होता है? तो धनायन होता है। इलेक्ट्रॉन, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक विकिरण का खोज किया था जिसे कैनाल रे का नाम दिया गया। तो इसका खोज किसने किया था? तो ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और वो कैसा आवेशित रहता है? तो हमेशा धनावेशित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका उपयोग किया गया था? तो तेज गति से, इसका सही आंसर हो जाएगा तेज गति से चल रही अल्फा कण का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल इस प्रकार है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक यह जानने की इच्छा हुई कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे उपस्थित होते हैं, इसमें इसका प्रयोग किया तथा इसका प्रयोग तेज गति से चल रही अल्फा कण की सोने के पत्थर पे टकराया, इससे प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसमें ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रैटियम ये सब है, रेडियम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। नाभिकीय भौतिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे जो कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणा किस पर आधारित है? तो ऊर्जा की विविक्त स्तर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे जो कि मिलान करना है कि ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक किसके खोज किए थे? तो कोशिका का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जे ई पुरकेंजे ने किसका खोज किया था? तो जीव द्रव का।
उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे, तो ये हो जाएंगे केंद्रक के। और हो जाएंगे बिरचॉ किसकी खोज किए थे, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमिडोनास और बैक्टीरिया। ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 41 जो इस प्रकार है, पौधे के मूल रूप में जल का अवशोषण किसका उदाहरण है, तो परासरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि इस प्रकार है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो कार्बनिक अणुओं का। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में पर विचार करें, तो इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 जिसका कि इस प्रकार है, केंद्रक में क्रोमोसोम होती है और कोशिका विभाजन के समय प्राकर दिखाई जाती है। उसमें क्रोमोसोम जो आनुवांशिक गुणों की सूचना प्रदान करती है। माता पिता के डीएनए जो कि ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं के रूप में अगले संतति तक ले जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 जो कि इस प्रकार है, गोल्जी उपकरण का कार्य, तो इसके द्वारा अंतःद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संश्लेषित पदार्थ को पैक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, कुछ परिस्थितियों में सामान्य शर्करा को जटिल बनाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाए जाते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 जो कि इस प्रकार है कि इसको मिलान कराना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए का है लाइसोसोम और इस तरफ से मिलान कराना है, तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका की ऊर्जागिरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चलेंगे प्लास्टिड जो कि केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, और गोल्जी उपकरण जो कि लाइसोसोम का निर्माण करता है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे, फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में किस में अपनी डीएनए और राइबोसोम होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपनी डीएनए और राइबोसोम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 जो इस प्रकार है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें, तो इसका ऑप्शन ए समसूत्री का ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। जिसमें ए नंबर देखेंगे, समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनाती है, तो ये सही है। और 47 के ऑप्शन बी में हो जाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन में 2 नई अपरूप संतति कोशिका निर्माण होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से प्रत्येक जीवित कोशिका की एक मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, वह सजीवों का गुण बहुकोशिकीय जीवों का श्रम का विभाजन करता है, जैसे कि मनुष्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जिस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण में अपनी भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा जो एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका झिल्ली की लचीलापन एक कोशिकीय जीवों के लिए कोशिका की बाह्य पर्यावरण की अपनी भोजन और अन्य ग्रहण करने की में सहायता करता है, जैसे कि ऐसे प्रक्रिया जो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा जो अपनी भोजन इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, किस प्रक्रिया द्वारा, तो एंडोसाइटोसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस प्रकार है कि सही कथन पे विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, तो ये सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए ले लेंगे, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली की अतिरिक्त
कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। जब किसी भी पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सतही आंतरिक पदार्थ संकुचन हो जाती है और यह घटना जीव द्रव संकुचन कहलाता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर कि विशिष्ट कार्य करने के रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है तो विभेदीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा, जो कि सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। और उसके बाद 54 नंबर चलेंगे। निम्नलिखित कथन पे का चयन करें, सही कथन का चयन करें। तो इसका सही कथन हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमेटा में होती है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद सभी ऑप्शन गलत हैं, तो आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर हो जाएंगे स्क्लेरेन्काइमा कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, तो इसका सभी ऑप्शन सही है। कोलेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करती है। क्लोरेन्काइमा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करती है। कोलेन्काइमा जो पौधे में लचीलापन की गुण देती है। और स्क्लेरेन्काइमा जो पौधे की कठोरता स्क्लेरेन्काइमा से पौधे में कठोरता उत्पन्न होता है। उसके बाद 56 नंबर हो जाएगा कि मानव हृदय की कोशिकाएं कैसी होती है। तो बेलनाकार, रेखित और एक कोशिकीय होता है। उसके बाद 57 नंबर हो जाएगा ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चयन करें। तो इसका सत्य कथन 1 हो जाएगा, जो कोशिकाओं की एक विशिष्ट समूह होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा पौधे में सहारा प्रदान करने वाला ऊतक प्राय बने होते हैं, तो मृत कोशिकाओं के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा पौधे की लचीलापन एवं यंत्र सहायता प्रदान करती है, तो कोलेन्काइमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस प्रकार है, नारियल के रेशे युक्त छिलका बने होते हैं, तो स्क्लेरेन्काइमा के अस्थियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 अस्थियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 इस प्रकार से हैं कि अस्थि कोशिका जिस कठोर आधात्री की में धसे होते हैं वह बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 63 कुछ इस प्रकार है पेशीय ऊतक के विषम में, इनमें सही आंसर है हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक जिम्मेवार होते हैं, तो ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 जो इस प्रकार है तांत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है, उस पर विचार कीजिए। तो उसके बाद इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, तो सही आंसर है। उसके बाद तंत्रिका स्पंद अपनी पेशी की गति करने के लिए ये सहायक होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे कि समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो चाल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा कि वेग समय। क्वेश्चन नंबर 66 का कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा कि कोई भी वस्तु रेखीय चाल में एक समान त्वरण में चलती है, तो एक निश्चित अंतराल में समीकरण के द्वारा वेग, गति और त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी को स्थापित करना संभव होता है। इस गति के समीकरण आ जाता है, इसे गति की समीकरण का नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 समीकरणों में बांटा गया है। एग्जाम्पल के लिए चलेंगे, एक में v = u + at। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा s
इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 67 में चलेंगे कि वृत्तीय पथ पे दौड़ते पे समय एथलीट की गति क्या हो जाती है, तो त्वरित होती है। वृत्तीय पथ पे दौड़ते हुए एथलीट की गति त्वरित होती है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा। ओडोमीटर कहते हैं स्वचालित वाहनों में दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं, तो ओडोमीटर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा। एक समान वेग तथा वेग समय की ग्राफ प्रदर्शित करता है विस्थापन को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 सभी असमान त्वरण गतियों हेतु वेग समय ग्राफ कैसा होता है, तो किसी भी प्रकृति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा। सत्य का पहचान करना है, तो इसका सही आंसर है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा कि समय, क्वेश्चन नंबर 72 है त्वरण की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा सही है। सही कथन का चयन करना है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि वस्तु की वेग घट जाती है त्वरण धनात्मक हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा सही है, तो वृत्तीय पथ पर गति करती है वस्तु के वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर है, उदाहरण के लिए है नीचे दिए गए कथन में एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। भारी वस्तुओं का त्वरण कम होता है, तो ये गलत है। किसी भी वस्तु की द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, तो ये आर सही है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कुछ इस प्रकार से है कि तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार पे बैठा हुआ व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, किसके कारण, तो त्वरण के कारण। तो उसके बाद 76 हो जाएगा। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते ही हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 76 सुनिएगा। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपक कर पीछे की ओर हाथ खींच लेते हैं, किसके कारण, तो संवेग परिवर्तन दर घटाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा। सही मिलान करना है। गति के प्रथम नियम वो बल की परिभाषा देता है। संवेग जो वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल है। गति की द्वितीय नियम जो बल की परिभाषा है, और गति की तृतीय नियम जो कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कुछ इस प्रकार है। 5 किलोग्राम की वस्तु 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है। जो वस्तु की वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10 न्यूटन का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा कि वस्तु का वह गुण जिसमें अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसे कहते हैं जड़त्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है। गति की द्वितीय नियम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन हो जाएगा यह वस्तु में उत्पन्न वेग और द्रव्यमान की गुणनफल होता है, तो ये गलत है। सही हो जाएगा बल मापने की विधि प्राप्त होती है, तो सही है। और F=ma बल का व्यंजक है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगता है, तो हो जाएगा दो विभिन्न वस्तुओं पर परंतु विपरीत दिशा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 दूध मापी किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग
83, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो 1 और 3 सही है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति तथा गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो सही है। उसके बाद यदि घर्षण अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कते हुए गेंद लंबे समय तक गति करते रह सकते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 हो जाएगा। समान बल की स्थिति में द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु का त्वरण कम हो जाता है, तो सही है। उसके बाद यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसके समान बल के लिए त्वरण क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 85 कुछ इस प्रकार है। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? तो वस्तु की वेग में परिवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 86 कुछ इस प्रकार है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 998 न्यूटन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 इस प्रकार है। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विचार करें। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर ऑप्शन डी। उत्प्लावन बल कम होने के कारण वो डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रवों का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 90 कुछ इस प्रकार है। गिरती हुई है, गिरता सेब पृथ्वी की ओर गिरता है परंतु सेब की ओर गति नहीं करता। पृथ्वी सेब की ओर गति नहीं करता, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? तो पृथ्वी के अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नग्न होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है। किसी भी सतह के लंबवत लगने वाला कुल बल प्रणोदक कहलाता है, तो ये आंसर सही है। प्रणोदक का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो हमेशा रॉकेट में करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोदक को दाब कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें दाब का कुछ सूत्र इस प्रकार से है। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। स्थिति में यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब हमेशा क्या होगा? तो घटेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 92 की ओर। 92 में सही असत्य कथन पर विचार करें तो सही कथन के बारे में बताना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा बल के विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ये सही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल गुणे विस्थापन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कुछ इस प्रकार है कि कार्य तो बल की विस्थापन का गुणनफल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का बी का हो जाएगा गतिज ऊर्जा का हो जाएगा सही आंसर कि ऑप्शन नंबर 3 वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा। उसके बाद सी में हो जाएगा आपको कि स्थिर ऊर्जा में हो गया कि विन्यास की परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपको शक्ति हो जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये सभी का परिभाषा हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है जो ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विचार करें। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि इसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, तो बिल्कुल सही है। ऊर्जा न कभी बन सकता है न ही विनाश हो सकता है, यह
रूप से दूसरे रूप में परिणत होगा। इसका कि एग्जाम्पल हो जाएगा, हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं माइक, तो माइक जो है को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद 95 नंबर हो जाएगा कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को धरती पे 6 मीटर की ऊंचाई से उठाया गया और वस्तु की विद्यमान ऊर्जा कितना होगा, तो इसका हो गया 588 जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, ऊर्जा के लिए आवश्यक दशा कौन कौन सा है, तो 96 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वस्तु पर बल लगा रहा है तो सही है। कार्य के लिए आवश्यक दशा, तो वस्तु पर बल लग रहा है तो सही है। वस्तु विस्थापित हो रही है तो सही है, बिल्कुल दोनों सही है और 2 ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मात्रक समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा की मात्रक हमेशा समान होती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की ओर कि ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 98 जो कि इस प्रकार है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से किसने सत्यापित किया था, तो इसका हो जाएगा प्रेस्कॉट जूल। प्रेस्कॉट जूल जो इनका कार्यकाल 1818 से 1889 तक है। प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जो कि विद्युत एवं ऊर्जा गति के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 जो कि कुछ इस प्रकार है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन 1 हो जाएगा, वह वस्तु जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 हो जाएगा, वह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दोनों सही है, ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलेंगे जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताइए, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा की योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। वस्तु की इस गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा की योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है, मुक्त रूप से गिरी हुई वस्तु नीचे जाती है तो स्थिर ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर जाती है तो गतिज ऊर्जा घटती है, नीचे की ओर जाती है तो स्थिर ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 हो जाएगा, विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और सौम्य ऊर्जा के रूप में होता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, सौर सेल में ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, तो बिल्कुल सही है। सौर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। उसके बाद 102 नंबर हो जाएगा कि दी गई कथन में कथन ए और कारण दूसरा कारण आर है, तो इसके बारे में बताना है। तो ए गलत है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, ध से ध्वनि या ध से धैर्य। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 जो कि आर के रूप में है, इसमें माध्यम के कण स्थान परिवर्तित नहीं करते बल्कि बिना अवस्था से आगे पीछे दोलन करता है, तो ये सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर 2 या आर सही है। उसके बाद 103 क्वेश्चन नंबर 103 जो कुछ इस प्रकार है कि एक एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, अनेक आवृत्ति वाले मिश्रित ध्वनि को टोन कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। अनेक आवृत्ति वाले मिश्रित ध्वनि को क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं। 104 नंबर इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें नहीं है। फ्लंट कांच का हो जाएगा 4700
दिए हुए तो बिल्कुल गलत है। आश्वित जल का हो जाएगा 1498। आश्वित जल का कितना हो जाएगा? तो 1498 हो जाएगा। वायु का हो जाएगा 346 हो जाएगा, और वायु में ध्वनि का चाल 346 हो जाएगा। लोहा में ध्वनि का चाल ये हो जाएगा 5950। इसका कि कुछ इस प्रकार है, एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल कुछ इस प्रकार है। ठोस में तो एल्युमिनियम में हो जाएगा 64-20, निकेल में हो जाएगा 60-40, और स्टील में हो जाएगा 59-60। उसके बाद लोहा में हो जाएगा 59-50, पीतल में हो जाएगा 4700। 4700 किसका होगा? पीतल का, ना कि फ्लैंट कांच का। फ्लैंट कांच का कितना हो गया? तो 3980। 3980 फ्लैंट कांच में है, और पीतल में हो जाएगा 4700। 4700 हो जाएगा किसका? तो पीतल में, और फ्लैंट कांच में 3980। उसके बाद द्रव में देखते हैं, समुद्री जल में हो जाएगा 1531, और आश्वित जल में हो जाएगा 1498। 1531 किस में होगा? तो समुद्री जल में, और 1498 हो जाएगा आश्वित जल में, और इथेनॉल में हो जाएगा 1207। 1207 में किस में हो गया? इथेनॉल में, और मिथेनॉल में हो जाएगी 1103। 1103 ध्वनि की चाल किस में हो जाएगी? तो मिथेनॉल में। गैस में देख लेते हैं कुछ। हाइड्रोजन में 1284 है, तो हाइड्रोजन में कितना है? तो 1284। उसके बाद हो जाएगा आपको हीलियम में कितना है? तो 965। हीलियम में कितना है? तो 965। वायु में हो जाएगा 346। उसके बाद ऑक्सीजन में हो गया 316, और सल्फर डाइऑक्साइड में हो जाएगा 213। सल्फर डाइऑक्साइड में कितना हो गया? तो 213। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्टर्ड हॉल या सिनेमा हॉल की छत प्रलयकार क्यों बनाए जाते हैं? तो ध्वनि हॉल में सभी भागों में पहुंच सके इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 25 किलो हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? तो इसमें हो जाएगा कुत्ता और 5 वर्ष से कम की आयु का बच्चा। कौन कौन सुन सकता है? तो कुत्ता और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा सुन सकता है 25 हर्ट्ज तक का ध्वनि। हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते। मनुष्य के द्वारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज अर्थात 1 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड तक होता है। 5 वर्ष से कम का बच्चा 25 हर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की व्यक्तियों की आयु बढ़ती है त्यों-त्यों उसका उच्च आवृत्ति का कम सुगराई हो जाता है। उसके बाद 107 नंबर कुछ इस प्रकार है, डॉल्फिन और पर्पोइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉल्फिन और पर्पोइज जो है सो पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद राइनोसॉर्स 5 हर्ट्ज तक आवृत्ति सुन सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। 5 हर्ट्ज तक आवृत्ति कौन सुन सकते हैं? राइनोसॉर्स या गेंडा इसको कहते हैं। उसके बाद इसी पर बताइएगा कि राइनोसॉर्स के लिए भारत में कौन सा उद्यान बना हुआ है? उसके बाद एकमात्र उद्यान जो कि असम में है। उसके बाद ऑप्शन में ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उसके बाद 103 नंबर है, 107 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, व्हेल और हाथी अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। व्हेल और हाथी अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। 108 नंबर हो जाएगा कि श्रवण सहायक युक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार करें। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। इसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर होते हैं। उसके बाद श्रवण सहायक युक्त संबंध में निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो इसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर हुआ करते हैं। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पराध्वनि की उपयोग करते हैं? तो धातु के ब्लॉकों में दरार और अन्य दोषों को पता लगाने में, इकोकार्डियोग्राफी में और ट्यूमर की पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर विचार करें। तो यह माध्यम में कणों की गति द्वारा
अभिलेखित होती है तो बिल्कुल सही है। यह यांत्रिक तरंग होती है तो बिल्कुल सही है। यह यांत्रिक तरंग भी है और यह बिना माध्यम के नहीं चल सकता है। ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिर्फ 2 सत्य है। वो विचलन उच्च दाब एवं संपीड़ित निम्न दाब के क्षेत्र में होता है। उसके बाद 112 फिर से सुनिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और मृदुलता किससे ज्ञात की जाती है? तो आयाम में। 113 नंबर हो जाएगा, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि का चाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ताप की चाल बढ़ाने से ध्वनि का चाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। उसके बाद 114 नंबर है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना लगभग कितने समय तक रहता है? तो लगभग 0.1 सेकेंड तक रहता है या 1/10 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए अवरोधक और स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17.2 मीटर। 17.2 मीटर इसका सही आंसर है। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है, बड़े खाली सभा एवं कक्षों में अवशोषक पदार्थ क्यों लगाए जाते हैं? तो वह अनुरणन न हो उसके लिए। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि की अभिलक्षण के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सत्य है? ऑप्शन सत्य है तो इसमें हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व मुख्य रूप से आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 नंबर, ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति को बढ़ाने पे क्या होता है? तो बढ़ती है। 118 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हरे खाद निम्न में से परिपूर्ण होते हैं किससे? नाइट्रोजन और फास्फोरस से। हरे खाद निम्न में से किससे परिपूर्ण होते हैं? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस से। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको गोखरू, जो कि जैथीमस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा गाजर खास, जिसे पार्थेनियम कहते हैं। और 3 नंबर हो जाएगा मोथा, जिसे साइरिनस रोटेडस कहते हैं। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रोअर मुर्गी पालन अंडे के लिए किया जाता है? तो नहीं। और ब्रोलर पालन मांस के लिए किया जाता है? तो नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंडे और कुक्कुट का उत्पादन मांस के और अंडे के लिए किया जाता है, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो सोयाबीन हो जाएगा। 122, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे के बृहद पोषक कहलाते हैं? तो बिल्कुल सही है। आयरन और मैंगनीज पौधे की सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? तो बिल्कुल सही है। पौधे में वृद्धि पोषक की प्राप्ति मृदा द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह 123 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मिट्टी को पोषण तथा कार्बनिक पदार्थों की परिपूर्ण कराती है? तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना की सुधार करती है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। और कार्बनिक पदार्थ की चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक पानी से निकलने में सहायक होता है? तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा कि खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी में अल्प मात्रा में पोषण प्रदान होता है। खाद एवं जंतुओं की अवशिष्ट पौधे की कचरे की अपघटन से तैयार किया जाता है। उसके बाद 124 नंबर कुछ इस प्रकार है, उर्वरक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं? तो बिल्कुल गलत है। इनमें पौधे की अच्छी कायिक वृद्धि होती है? तो बिल्कुल गलत है। और इनमें अधिक उत्पादन कम समय में हो सकता है? तो बिल्कुल गलत है। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पोषक है
जो उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रदान करता है। इसमें उपयोग के लिए कायिक वृद्धि में पत्तियां, शाखाएं और फूल होती है। इसमें स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है। उसमें उर्वरक की सतत उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इसमें सूक्ष्मजीवियों और भूमिगत जीवों की जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है और उर्वरक का उपयोग फसलों के अधिक उत्पादन और कम समय से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मैरीकल्चर, तो मछली के संवर्धन से। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियां जो समुद्र के जल में संवर्धन किया जाता है, जिसका प्रमुख रूप से मुलेट, भेटकी और पखमुख मछली, कवचीय मछली और झींगा। मंसल रोड एस्टर एक प्रकार की समुद्री खरपतवार है। एस्टर के संवर्धन मोतियों के प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछली का भंडारण कम होने की अवस्था में मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा की जा सकती है। इसी के साथ हमारा ये क्लास 9th का साइंस का एपिसोड समाप्त हुआ। आप सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये भी लिखें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और ज्ञान भारती जीएस ग्रुप को देखने के लिए आप सभी दोस्तों को ज्ञान भारती ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ से धन्यवाद।